Hello everyone, this is Sachin Antil. Last time we have discussed about the hormonal control of female reproductive system and today we are going to start with the menstrual cycle. देखो menstrual cycle को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? It is the reproductive cycle in primate mammals. जो primate mammals में reproductive cycle होती है उसको हम menstrual cycle बोलते हैं. Usually around the onset of puberty, जब puberty आती है, यौन अवस्था शुरू होती है, जब कोई लड़की या कोई फीमेल जवान होना शुरू होती है उस टाइम पे जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाती है और उसके शुरू होने को हम बोलते हैं मेनार्क. मेनार्क सिंपली स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये कब शुरू होता है? एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी शुरू होती है उसी टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है. नियर अबाउट एट द एज ऑफ 13 टू मैक्सिमली अप टू 15. 15 साल की उम्र तक मीनार का जो आ ही जाता है, मतलब जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाती है. फिर ये आपके बुढ़ापा आने तक जो फीमेल्स में ये साइकिल कंटिन्यू रहती है और फिर बुढ़ापे में नियर अबाउट 45 टू 50 तक की एज तक ये कंटिन्यू रहती है. और जो उसके बाद क्या होता है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल ये रुक जाती है. उस रुकने को हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज. मीनोपॉज. मीनोपॉज क्या होगा? सिंपली स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ओल्डर एज. और ये कब होता है? स्टॉपिंग ऑफ या फिर सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये लगभग 45 से 50 की उम्र तक रुक ही जाती है. तो ये तो हो गया अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. तो अब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रोल क्या होता है. देखो जो मैंने आपको ओवरी के बारे में बताया, oogenesis के बारे में बताया था, मैंने oocytes के बारे में बताया था. जो आपकी ओवरी होती है उसमें क्या होता है? फॉलिकल्स होते हैं. उन्हीं फॉलिकल्स में आपके oocyte प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में अरेस्टेड होते हैं. तो उन्हीं oocyte का डेवलपमेंट होगा फॉलिकल्स के साथ, उनकी ग्रोथ होगी और उनका रिलीज कराना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम है. oocyte के रिलीज के साथ साथ जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो आपका यूटेरस वाला पार्ट होता है, उसको इम्प्लांटेशन के लिए भी तैयार करती है. तो हम सिंपली दो इसके फंक्शन लिख सकते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ oocyte. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ oocyte. और दूसरा प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन. तो ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो चीफ फंक्शंस हैं. अगर हम देखें तो जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है प्राइमेट मैमल्स में. ये डेज वेरी भी कर सकते हैं पर हम इसको सिंपली 28 डेज की मान के चलते हैं. सपोज दिस इज योर डे 1. यहाँ से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है. दिस इज योर डे 20. देखो जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? जो आपकी प्रीवियस वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसका ब्लीडिंग फेज था, वहां से आपकी नई साइकिल शुरू होगी. अगर सही तरीके से देखें तो जो ब्लीडिंग फेज होता है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट पार्ट होता है. बट कन्वेंशनली अब तक ऐसा ही माना जाता है कि जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू करते हैं ब्लीडिंग फेज से शुरू कर देते हैं, पिछले वाले की ब्लीडिंग फेज से. तो जो अपना फर्स्ट फेज हो गया उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज. जो अपने फर्स्ट 5 डेज होते हैं वो अपने होते हैं ब्लीडिंग फेज के. इस फेज को हम बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूटेरस. देखो जो अपना यूटेरस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो डेवलप हो जाती है. एंडोमेट्रियम जो काफी वेस्कुलर लेयर है, काफी सेलुलर लेयर है, अच्छी खासी सी ब्लड वेसल्स होती है. तो इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. तो उसकी एब्सेंस में जो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स हैं ये इस तरह से टूट के ब्रेक डाउन होके बाहर आना शुरू कर देती है. और जो आपका oocyte है वो भी इसी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ बाहर रिमूव हो जाता है. इसी को हम बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूटेरस. इसमें नियर अबाउट 40 टू 50 ml ब्लड लॉस होता है. 50 ml ब्लड लॉस होता है और ये 4-5 दिन तक ये चलता है. तो ये अपना फर्स्ट फेज होगा. दिस इज योर ब्लीडिंग फेज. फिर उसके बाद जो अपना सेकंड फेज शुरू होता है वो अपना इसके बाद जस्ट बाद अपना शुरू होता है वो है अपना प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव
या फिर उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर फेज। सपोज मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी ओवरी है, और जो आपकी ओवरी है उसमें बहुत सारे इस तरह से फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही है। ये आपकी फॉलिकल्स प्रेजेंट है, और इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर आपके oocyte प्रेजेंट है, तो ये आपके क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। These are your primary follicle. And suppose this is your pituitary gland. पिट्यूटरी, जो आपकी पिट्यूटरी होगी ये एफएसएच रिलीज करेगी, और वो एफएसएच एक्ट करेगा प्राइमरी फॉलिकल पे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एफएसएच जो आपके प्राइमरी फॉलिकल है इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएगा, इनको प्रोलिफरेट कराएगा, जिसके एक्ट के एफएस के एक्शन के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल है दीज विल चेंजेस टू सेकेंडरी फॉलिकल। देखो जो आपके प्राइमरी फॉलिकल थे वो मोनोलेयर थे, सिंगल लेयर प्रेजेंट थी, बट जो आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं उनमें कई सारी लेयर प्रेजेंट हो जाएंगी। दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल की भी फर्दर ग्रोथ होती है, उससे आपका बनता है टर्शरी फॉलिकल। जो आपका टर्शरी फॉलिकल बनता है उसमें क्या होता है, उसमें एक आपकी कैविटी की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ये आपका हो गया टर्शरी फॉलिकल। इसमें क्या बन गया आपके, ये कैविटी बन गई, इस कैविटी को हम बोलते हैं एंटरम। दिस एंटरम कैविटी इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एज एंटरल फ्लूइड, और वी कैन से लिकर फॉलिकुलाई। oocyte के डेवलपमेंट के टाइम पे मैंने आपको ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बता रखी हैं। तो ये आपका हो गया लिकर फॉलिकल या फिर टर्शरी फॉलिकल हो गया, इसमें फ्लूइड होता है एंटरल फ्लूइड इस कैविटी में। देखो जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल होता है उससे आपका टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर जो आपका टर्शरी फॉलिकल होगा उससे आपका क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। पर उससे पहले क्या होता है, जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल होता है क्या रिलीज करता है, क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। और जो आपका टर्शरी फॉलिकल है ये भी एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। तो जो सपोज दिस इज योर मान लीजिए ये आपका यूटेरस है, जो आपका एस्ट्रोजन है वो इस पे एक्ट करेगा यूटेरस पे, और इसमें क्या कराएगा, जो आपकी एंडोमेट्रियम उसकी डेवलपमेंट कराएगा फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए आपको यूटेरस को तैयार करेगा, सेम फंक्शन आपका ये एस्ट्रोजन करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो आपका टर्शरी फॉलिकल होता है दिस विल चेंजेस टू ग्राफियन फॉलिकल, एमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये एक oocyte होगा, इसमें काफी बड़ी सी इस तरह से कैविटी प्रेजेंट होती है, इसमें काफी अलग अरेंजमेंट होती है सेल्स की। ये आपका क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो देखो जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है इससे भी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा, फिर वही एस्ट्रोजन एक ही चीज में कंट्रीब्यूट करेगा, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस मेंटेन करेगा फॉर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए इसको तैयार करेगा। फिर क्या होता है, जैसे ही आपका जो एस्ट्रोजन का एक काफी थ्रेशोल्ड वैल्यू तक अमाउंट पहुंच जाता है ब्लड में, मतलब जैसे ही एस्ट्रोजन का अमाउंट ब्लड में काफी बढ़ जाता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाता है, उस टाइम पे जो आपका एस्ट्रोजन है पिट्यूटरी को एक रिस्पॉन्स देगा। कैसा रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स के बाद जो आपकी पिट्यूटरी है वो क्या करेगी, दिस विल सिक्रीट LH। इसमें क्या किया, LH सिक्रीट कर दिया। और जो आपका ये LH क्या करेगा, LH आपको ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा, और ये ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करके क्या करवा देगा, दिस विल कॉज ओव्यूलेशन। इसका रप्चर हो जाएगा और आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन करवा देगा। When there is a sufficient amount of estrogen in the blood, then it will
sends a positive response to the pituitary to secrete LH, and the LH will act on the Graafian follicle to stimulate its ovulation. ये इसका ओव्यूलेशन करवा देगा। फिर ओव्यूलेशन के बाद जो सेल मास बच जाता है या फिर जो ब्लड वाला पार्ट जो बच जाता है, आपका उस साइड तो निकल जाता है, पर उसके पीछे जो सेल मास बच जाता है, ब्लड वाला पार्ट बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये इस तरह से कुछ इस तरह से सेल मास ब्लड क्लॉट टाइप में कुछ बच जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। हीमोरेजिकम, कॉर्पस हीमोरेजिकम मतलब हीम यानी कि ब्लड के लिए, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम को ब्लीडिंग ल्यूटियम कॉर्पस, ब्लीडिंग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब जिस कॉर्पस ल्यूटियम से ब्लड ऊज आउट हो रहा है, निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग कॉर्पस ल्यूटियम या फिर कॉर्पस हीमोरेजिकम। फिर जो आपका कॉर्पस हीमोरेजिकम होता है उसका क्या बनता है? उससे आपका बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपका बन गया, दिस इज योर, ये आपका है कॉर्पस ल्यूटियम। देखो, कॉर्पस सिंपली मींस बॉडी, ल्यूटियम मींस येलो, ल्यूटियम सुना होगा आपने, उसी से वर्ड बना ल्यूटियम। येलो हार्मोन सिक्रेटिंग बॉडी। देखो, जब मैंने आपको फर्द उससे पहले वाला जो टॉपिक कराया था उसमें मैंने आपको कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बताया था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या क्या सिक्रेट करता है। तो एक कई सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं हार्मोन सिक्रेटिंग येलो कलर्ड बॉडी। ये आपका हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम इसको मेंटेन करके रखा जाता है 3rd मंथ तक। जब तक 3 महीने की प्रेगनेंसी ना हो जाए तब तक आपका कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करके रखा जाएगा, क्योंकि उस 3rd मंथ तक जो आपकी प्लेसेंटा वो अच्छे से बन नहीं पाती। जब तक प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बनेगी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करा जाएगा, और जैसे ही जो आपकी प्लेसेंटा है इट विल टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फिर इसका कुछ काम नहीं रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है अगर फर्टिलाइजेशन ना होती है तो क्या होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम एक और चीज में चेंज हो जाता है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, अ व्हाइट कलर्ड बॉडी, दैट इज अ व्हाइट बॉडी। देखो, आपका जो कॉर्पस हीमोरेज से बना कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से बना आपका कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये तो हो गया आपकी कॉर्पस ल्यूटियम था, कॉर्पस एल्बिकेंस था। और जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है इसको मैंने क्या बताया था? हार्मोन सिक्रेटिंग बॉडी है। ये हार्मोन सिक्रेट करती है, ये एक और हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, जो आपका प्रोजेस्टेरोन है ये स्टिमुलस देगा पिट्यूटरी को, और स्टिमुलस भी कैसा देगा? निगेटिव स्टिमुलस देगा, निगेटिव रिस्पॉन्स। निगेटिव रिस्पॉन्स किस चीज के लिए? टू इनहिबिट एफएसएच सिक्रीशन। ये पिट्यूटरी को बोलेगा कि एफएसएच का सिक्रीशन अब तू बंद कर दे। देखो, अगर एफएसएच नहीं होगा तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन को रोकता है, इसलिए जो आपका प्रोजेस्टेरोन है इसको बोला जाता है एंटी ओव्यूलेटरी हार्मोन। एंटी ओव्यूलेटरी, एंटी ओव्यूलेटरी क्यों बोला जाता है? देखो, जो आपका एफएसएच है, एफएसएच क्या कराता है? प्रोलिफरेशन कराता है। प्रोलिफरेशन के बाद मैच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन होता है। पर जो आपका प्रोजेस्टेरोन है वो एफएसएच के सिक्रेशन को ही ब्लॉक कर देता है, एफएसएच का सिक्रेशन ही नहीं होने देता, इसलिए इसको एंटी ओव्यूलेटरी हार्मोन बोला जाता है। तो ये तो था अपना डिफरेंट हार्मोन्स का रेगुलेशन, ये अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मान लीजिए जो अपना प्रोलिफरेटिव फेज चलता है वो चलता है डे 12 तक।
जैसे ही प्रोलिफरेटिव फेज आपका कंप्लीट होता है 13th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनेगा उससे क्या होता है, एलएच सर्ज, जो आपका एलएच का अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो एलएच है वो आपका एक्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल पे, ओव्यूलेशन करवा देता है। तो इस तरह से सारी चीजें कोऑर्डिनेट होती है। फिर जो ओव्यूलेशन वाला फेज है, इसके बाद जो फेज आता है उसको बोलते हैं हम, मान लीजिए 13th डे से शुरू होता है, दिस इज ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। जो आपका ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज है, इसका एक नाम और दिया जाता है। देखो अगर हम देखें ओव्यूलेशन से पहले वाले साइकिल को हम क्या बोल सकते हैं, प्री ओव्यूलेशन पार्ट, दिस इज योर प्री ओव्यूलेटरी पार्ट, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ये कहां तक है, ओव्यूलेशन से पहले तक। और ओव्यूलेशन के बाद वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी, ये आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी पार्ट होगा। तो देखो जो आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी पार्ट होता है, इसके नंबर ऑफ डेज फिक्स होते हैं, ये हमेशा 14 डेज का ही होता है, फिक्स 14 डेज। मतलब जो आपके प्री ओव्यूलेटरी फेज है उनके नंबर ऑफ डेज वेरी कर सकते हैं, पर जो आपके पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है 14 डेज है। सिंपली अगर हम माने तो देखो नॉर्मली तो 28 दिन की साइकिल होती है। सपोज अगर किसी फीमेल की साइकिल 26 डेज की है, तो उसमें 14 डेज की तो आपकी जो साइकिल होगी वो पोस्ट ओव्यूलेटरी होगी, और जो बाकी जो 12 डेज होगी वो आपके प्री ओव्यूलेटरी साइकिल की होगी। समझ में आया आपको? मान लीजिए अगर किसी की साइकिल 26 डेज की है, तो उसमें से जो आपकी 14 डेज की होगी वो तो आपकी पोस्ट ओव्यूलेटरी साइकिल होगी, दिस इज योर पोस्ट ओव्यूलेटरी, और इसमें से जो बाकी बच गया ये आपकी हो गया प्री ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी साइकिल। मतलब इसका जो 12वां दिन होगा उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, इजीली आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखो जो आपका oocyte होता है वो नियर अबाउट 24 आवर्स तक वायबल रहता है, मिनिमली 24 आवर्स, मैक्सिमली 48 आवर्स। तो मतलब अगर 24 से 48 घंटे के बीच में जो फर्टिलाइजेशन है हो जाता है, यानी कि जाइगोट बन जाता है। और जो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ होती है, दिस इज योर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यहाँ आपकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगी। जाइगोट बनने के बाद जो फर्दर ग्रोथ होती है, जो भी स्टेजेस आती है मोरुला वगैरह, उनको यहाँ से यहाँ पर आके इम्प्लांट होने में 3 से 5 दिन का टाइम लगता है, 3 to 5 डेज। तो ये अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में होता है, बेसिक मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसके बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे उस टाइम पे हम जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दिया गया है, जो आपके डिफरेंट हार्मोन से एलएच है, एफएसएच वगैरह, उनकी पीक्स वगैरह शो करके दिखाया गया है, उस उन्हीं को कोऑर्डिनेटेड वे में हम स्टडी करेंगे, उसी ग्राफ को अच्छे से स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितना आज बताया आपको शायद समझ में आया होगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।